हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की, जिसमें कि हमारा 7th चैप्टर चल रहा है द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन फैमिली के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर आज के सेशन में हम उन्हीं की कुछ और प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, कुछ और कंपाउंड्स को पढ़ेंगे जो कि ऑक्सीजन फैमिली के तत्वों के द्वारा निर्मित होंगे। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन फैमिली के तत्व वहाँ पर पाए जाएंगे उन यौगिकों में, और फिर उनकी विरचन की विधियाँ, उनके गुण और उनके उपयोगों के बारे में बात करेंगे। ओके, आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। पी ब्लॉक के तत्वों में ग्रुप 16 एलिमेंट द ऑक्सीजन फैमिली, यानी कि वर्ग 16 के तत्व जिसको के ऑक्सीजन परिवार कहा जा रहा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो वर्ग 16 में किस प्रकार से आपके अलग अलग प्रॉपर्टीज यहाँ पर आ रही थी उनको समझिए। ऑक्सीजन फैमिली में कौन कौन से तत्व थे आपके? ऑक्सीजन था, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ठीक है, इन तत्वों के बारे में बात करेंगे, इनके गुणधर्म किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। उपलब्धता देख ली थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हुई थी, तो इनका जो आउटर मोस्ट शेल होगा वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ठीक है, ये 6 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार जाते हैं? एस में जाएंगे पहले, एस ऑर्बिटल में, तो एनएस में 2 क्या है, एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होती है और एक ऑर्बिटल में मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए एस में। उसके बाद पी ऑर्बिटल, पी में आपके कितने आ सकते हैं? पी में आपके आ सकते हैं 6 ऑर्बिटल, 6 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल है तो 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब 2 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, टोटल 6 है, 6 में से 2 आ गए यहाँ, तो कितने बचे? 4। तो वो 4 अब कहाँ जाएंगे? पी में जाएंगे, तो NP4। ये किसका है? बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार पाया जाता है। ठीक है, बाह्यतम कोश समझ रहे हैं कि यानी कि जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो 8 उसका एटॉमिक नंबर होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहली उसकी कोश में, ये न्यूक्लियस हो गया, पहली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद बाहर की जो कोश होगी यही आउटर मोस्ट होगी, इसमें कितने आ जाएंगे उसके? 6 इलेक्ट्रॉन। ये 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसी बाह्यतम कोश के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जा रही है, तो वो इस केस में क्या हो जाएगा? NS की जगह, क्योंकि दूसरे नंबर की शेल है तो 2, तो 2s2 2p4। क्लियर? इस प्रकार का आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन पाया जाएगा। ओके, चलिए और कौन से गुण देखे थे यहाँ पर? एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की बात हुई थी, तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई आपकी क्या होगी? ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर, चूंकि परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, ऑक्सीजन से पोलोनियम तक जब हम जाएंगे, ठीक है, क्या है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है ऊपर से नीचे चलने पर। तो परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो कोशों की संख्या बढ़ेंगी, कोशों की संख्या चूंकि बढ़ रही है तो फिर परमाणु का आकार बढ़ेगा, यानी कि परमाणु की त्रिज्या और आयन की जो त्रिज्या है वो बढ़ेगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी धीरे धीरे कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि बाह्यतम कोश दूर होती जा रही है, कोशों की संख्या चूंकि बढ़ रही है। अगर बात करें ऑक्सीजन के केस में तो यहाँ पर 2 ही शेल है, तो ये आकार छोटा है। बाह्यतम कोश क्या है? पास में है नाभिक के। लेकिन वहीं पर अगर हम किसकी बात करें? पोलोनियम की बात करें, जिसमें कि 6 शेल आ जाती हैं, तो फिर क्या होगा? 6 शेल के आने से, 6 शेल के आने से बाह्यतम कोश दूर हो गई। बाह्यतम कोश दूर हो गई तो अब इलेक्ट्रॉन पर जो प्रभाव है नाभिक का वो कम हो जाएगा। ठीक है, नाभिक कहाँ है? यहाँ है, दूर हो गया, तो नाभिक का प्रभाव कम हो गया। नाभिक का प्रभाव चूंकि कम हो गया तो बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जब हम ऑक्सीजन से सल्फर की तरफ को चलेंगे तो चूंकि परमाणु का आकार बढ़ रहा है, तो परमाणु के आकार के बढ़ने से क्या होगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनन एंथैल्पी जिसको कहा जा रहा है वो धीरे धीरे क्या होगी? कम होगी। ये भी हमने देख लिया था। और क्या देखा था? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको समझ लिया था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती जाती है। हमने कहा था फ्लोरीन के बाद पूरी पीरियोडिक टेबल में सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन क्या है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, फ्लोरीन के बाद, यानी फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, विद्युत ऋणात्मक है, और उसके बाद आता है आपका ऑक्सीजन।
ओके। और ऑक्सीजन से जब हम पोलोनियम की तरफ चलेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाएगी। ओके, और मेटेलिक जो कैरेक्टर है वो बढ़ते जाएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, इसके अलावा ये टेबल हमने देखी थी जहां पर हमें बताया गया था कि किस प्रकार से आपका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, आपके अलग अलग तत्वों के लिए अलग अलग इनका मान आ रहा है और हमने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया था। ओके, आपने ये अच्छे से पढ़ी होगी। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की थी जहां पर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट देखी थी, रिएक्शंस देखी थी हैलोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, अलग अलग तत्वों के साथ। ओके, बात कर रहे थे डाई ऑक्सीजन की। डाई ऑक्सीजन क्या है, दो ऑक्सीजन के परमाणु एक साथ जुड़े हुए। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं जो एक साथ जुड़े हुए हैं। ऑक्सीजन के दो परमाणु किस प्रकार से जुड़े होंगे, डबल बॉन्ड के द्वारा, यानी कि द्विबंध बना रहे होंगे, उसको क्या कहा जाएगा, डाई ऑक्सीजन कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, O2 जो है उसी को डाई ऑक्सीजन कहा जाएगा। ओके, विरेचन की विधियां, सबसे पहले प्रिपरेशन पढ़ लिया था। डाई ऑक्सीजन कैन बी ऑब्टेन्ड इन द लेबोरेटरी बाय द फॉलोइंग वेज, अलग अलग तरीकों से बनाया जा सकता है। पहला, ऑक्सीजन को हीट किया जाएगा कंटेनिंग सॉल्ट सच एज क्लोरेट। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन, कौन सी ऑक्सीजन को, जो क्लोरेट में प्रेजेंट है या नाइट्रेट में प्रेजेंट है या परमैंगनेट में प्रेजेंट है। तो आपका कोई भी जो क्या होगा, ऐसा सॉल्ट होगा या फिर हम क्या कहेंगे क्लोरेट, नाइट्रेट या परमैंगनेट, जिनमें की ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, उन लवणों को गर्म किया जाएगा और गर्म करने से वहां O2 अलग हो जाएगी। तो इस तरह से O2 वहां पर बन रही थी। ठीक है, बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन, तापीय विघटन कराया जाएगा ऑक्साइड ऑफ मेटल्स, धातु के जो ऑक्साइड होंगे उनका, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में या तो बहुत नीचे हैं या ऊपर हैं, उन ऑक्साइड का क्या किया जाएगा, तापीय विघटन कराया जाएगा और यहाँ पर भी ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। हाइड्रोजन परऑक्साइड इज रेडीली डिकम्पोज, ये भी क्या होगी, डिकम्पोज होगी, किसमें, वाटर में, और डाई ऑक्सीजन में किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, उत्प्रेरक की प्रेजेंस में, जो कि क्या है, फाइनली डिवाइडेड मेटल है, कोई धातु है जिसको कि चूर्णित किया गया है, चूर्ण के रूप में बनाया गया है, उसकी उपस्थिति में, एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड, और मैग्नीज डाइऑक्साइड किसका काम करेंगे, उत्प्रेरक का काम करेंगे। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टीज यानी गुण, गुणों से स्टार्ट करते हैं। अब गुण क्या क्या है, डाई ऑक्सीजन इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस, कैसा है, रंगहीन है और साथ साथ कैसा है, गंधहीन भी है, यानी कि ना तो किसी प्रकार के रंग है उसमें और ना ही उसमें किसी प्रकार की गंध है, यानी कि स्मेल है। ओके, और क्या है, गैस है। Its solubility in water is to the extent of 3.08 centimeter cube in 100 centimeter cube water at 293 Kelvin, which is just sufficient for the vital support of marine and aquatic life. ठीक है, क्या कहा जा रहा है, इसका जो सॉल्युबिलिटी है यानी विलेयता जो इसकी होगी वो किस प्रकार से, कि अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर है तो इतना आयतन अगर पानी का लिया जा रहा है, उस पानी में 3.08 सेंटीमीटर क्यूब आपकी डाई ऑक्सीजन घुलेगी, कब, जब 293 केल्विन तापमान होगा। समझ रहे हो, 293 केल्विन तापमान रखा जा रहा है और उस तापमान पर क्या हो रहा है, आपकी जो ऑक्सीजन है वो 3.08 सेंटीमीटर क्यूब 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर के वॉल्यूम के साथ घुल रही है। और इसी से क्या पता चलता है कि जो कि क्या है, सफिशिएंट है, यानी कि पर्याप्त है। किस लिए पर्याप्त है, फॉर द वाइटल सपोर्ट ऑफ मराइन एंड एक्वाटिक लाइफ। अब पानी में घुली हुई है, चूंकि समुद्र के अंदर जलीय जीवन होगा, तो उस जलीय जीवन को सपोर्ट करने के लिए इतनी ऑक्सीजन की विलेयता जो पानी के अंदर है वो पर्याप्त है। ओके, चलिए नेक्स्ट, इट लिक्विफाइज एट 90 केल्विन, क्या होता है, द्रवीकृत हो जाता है 90 केल्विन तापमान पर और जम जाता है 55 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, ऑक्सीजन
एटम्स हैज 3 स्टेबल आइसोटोप, इसके 3 स्टेबल यानी स्थायी आइसोटोप यानी कि समस्थानिक होते हैं क्या, 8O16, 8O17, 8O18। ठीक है, समस्थानिक यानी परमाणु क्रमांक समान होगा लेकिन परमाणु भार क्या होगा, बदल जाएगा, तो वही क्या है, समस्थानिक। चलिए, और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 इज यूनिक इन बीइंग पैरामैग्नेटिक इन स्पाइट ऑफ हैविंग इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि इसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है फिर भी यह अनुचुंबकीय प्रवृत्ति दिखाता है या गुण दिखाता है। ठीक है, डाइऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट्स विद नियरली ऑल मेटल्स एंड नॉन मेटल एक्सेप्ट सम मेटल्स, ठीक है, एंड सम नोबल गैसेस। क्या कहा जा रहा है, जो ऑक्सीजन होती है वो अधिकतर धातुओं और अधातुओं के साथ अभिक्रिया करती है एक्सेप्ट metals like gold, platinum and some noble gases, यानी कि ज्यादातर तो डाइऑक्सीजन अभिक्रियाशील है लेकिन कुछ कुछ धातु के साथ या फिर जो नोबल गैसेस हैं जिनको अक्रिय गैसेस भी कहा जा रहा है उनके साथ ये जुड़ती नहीं है। तो ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन जुड़ करके ज्यादातर ऑक्साइड का निर्माण करती है और कुछ धातुएं जैसे कि जो कम अभिक्रियाशील है, जैसे आपका क्या हो गया, गोल्ड हो गया या फिर प्लेटिनम हो गया, ये कम अभिक्रियाशील है या इनकी अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती है, तो इसलिए इनके साथ ये नहीं जुड़ेंगी। और किसके साथ नहीं जुड़ेंगी, क्योंकि अक्रिय गैस भी अभिक्रियाशील नहीं होती है ज्यादा, इस वजह से ये अक्रिय गैसों के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती। तो क्या समझ में आया, डाइऑक्सीजन ज्यादातर के साथ तो सीधे अभिक्रिया कर रही है लेकिन कुछ कुछ जो एक्सेप्शन है उनके साथ ये अभिक्रिया नहीं करती है यानी कि जुड़ती नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट है, इट्स कॉम्बिनेशन विद अदर एलिमेंट्स इन ऑफन स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक विच हेल्प इन सस्टेनिंग द रिएक्शन। ठीक है, इट्स कॉम्बिनेशन विद अदर एलिमेंट्स, इसके जो कॉम्बिनेशन है किसके साथ, विद अदर एलिमेंट्स, अन्य तत्वों के साथ जो कॉम्बिनेशन में ये पाई जाएगी डाइऑक्सीजन, वो कैसा होता है, स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक यानी कि प्रबल रूप से ऊष्माक्षेपी होता है, यानी कि रिएक्शन होगी और उसमें हीट प्रोड्यूस होगी जो अभिक्रिया जारी रखने में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, यानी कि एलिमेंट्स के साथ ये कॉम्बिनेशन में पाई जाएगी डाइऑक्सीजन और फिर वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ऊष्माक्षेपी हो जाते हैं और किसी अभिक्रिया को कंटिन्यू करने के लिए क्योंकि तापमान चाहिए अगर, तो फिर वो तापमान यहीं से आता है क्योंकि ये ऊष्माक्षेपी है। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया होगा। चलिए, और however to initiate the reaction some external heating is required as bond dissociation enthalpy of oxygen double bond is high। ठीक है, जबकि चलो ये तो बाद की बात है कि डाइऑक्सीजन एलिमेंट से जुड़ेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन देगा, लेकिन उससे पहले बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पर बताया जा रहा है किस लिए, उस अभिक्रिया को वहां पर इनिशिएट करने के लिए, यानी रिएक्शन प्रोसीड करेगी, पहले बॉन्ड टूटेगा डाइऑक्सीजन का, उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी जो कि यहाँ पर बताई गई है 493.4 किलो जूल पर मोल, इतनी एंथैल्पी देंगे ऑक्सीजन 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 बॉन्ड यानी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के मध्य जो डबल बॉन्ड है इसको तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी यहाँ पर देनी पड़ेगी। ओके, अभिक्रिया को प्रारंभ कराने के लिए क्या करेंगे, उच्च बाह्य ताप की आवश्यकता होती है क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन द्विबंध की आबंध वियोजन एंथैल्पी क्या है, 493.4 किलो जूल पर मोल होती है। ठीक है, चलिए ये तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की, अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में जहां पर हम अभिक्रियाएं देखेंगे इसकी अन्य अन्य धातुओं के साथ या फिर अधातुओं के साथ, ठीक है, और कुछ यौगिकों के साथ। तो डाइऑक्सीजन की धातुओं अधातुओं तथा दूसरे यौगिकों के साथ कुछ अभिक्रियाएं नीचे दी गई। ठीक है,
चलिए, तो अभिक्रिया सबसे पहले कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम से डाइऑक्सीजन जुड़ करके क्या बनाती है? कैल्शियम ऑक्साइड बनाती है, CaO। ठीक है, बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को इस प्रकार से। ओके, और एल्यूमिनियम के साथ जुड़ करके Al2O3। ओके, और फॉस्फोरस P4O10 बनेगा। इसके अलावा कार्बन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो कॉमन है मोस्ट, ZnS, जिंक सल्फाइड एक कंपाउंड है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी तो क्या बनाएगी? जिंक का ऑक्साइड बनेगा प्लस SO2। ओके, मीथेन के साथ रिएक्शन होगी ऑक्सीजन की, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। चलिए नोट करिए जल्दी से। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि डाइऑक्सीजन से जुड़ करके आपकी जो कई धातुएं हैं, अधातुएं हैं या यौगिक हैं, वो क्या दे रहे हैं? ऑक्साइड दे रहे हैं, संगत उनके ऑक्साइड बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि कुछ यौगिकों का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन भी होता है। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति, यहाँ पर जो इतनी अभिक्रियाएं देखी, यहाँ पर हमने उत्प्रेरक का उपयोग नहीं किया, लेकिन कुछ कुछ अभिक्रियाएं ऐसी हो सकती हैं जहां पर उत्प्रेरक उपस्थित होते हैं और उत्प्रेरक की उपस्थिति में ही अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कुछ यौगिकों का उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण होता है। उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण, ठीक है, तो जैसे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है, यहाँ पर उत्प्रेरक लिया जाता है V2O5, 2SO3 बनेगा, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर CuCl2 उत्प्रेरक है। ये दो रिएक्शन है जिनमें बताया गया है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए प्रॉपर्टीज, गुणों के बाद बात करते हैं उपयोग की। उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है डाइऑक्सीजन का? In addition to its importance in normal respiration and combustion process, कहाँ हो रहा है? श्वसन में इसका उपयोग होता है, इनहेल करते हैं जैसे जंतु जो होते हैं, और कंबशन दहन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन आवश्यक होती है, डाइऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज यूज्ड इन ऑक्सो एसिटाइल इन वेल्डिंग, वेल्डिंग में इसका प्रयोग किया जाता है, और इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी मेटल्स, कई धातुओं की जो बनाया जाता है उत्पादन में, लिखिए धातु के उत्पादन में, जिसमें पर्टिकुलरली किसकी बात की गई है? स्टील उत्पादन में भी डाइऑक्सीजन का प्रयोग होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स आर वाइडली यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, जैसे कि अभी हमने कोविड देखा था, कोविड-19 ड्यूरिंग दैट पीरियड, उस समय में ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा क्या हो गई थी? दिक्कत हो गई थी। तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स में क्या होता है? रहता है, और उसका उपयोग कहाँ होता है? हॉस्पिटल्स में होता है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है शरीर में तो फिर ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर आर वाइडली यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, अस्पतालों में इसका उपयोग होता है। और हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग,
ऊंचाई पर जब चलते हैं, जैसे ट्रैक वगैरह करते हैं, तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोगों को दिक्कत हो जाती है सांस लेने में। तो यानी कि वहां पर चूंकि ऑक्सीजन कम है, तो इनका जो ऑक्सीजन सिलेंडर को वो साथ कैरी करके चलते हैं, यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेके चलते हैं, जिससे कि अगर कहीं पर दिक्कत हो या ऐसा लगे कि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है पूरी तरीके से, तो ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। और इन माउंटेनियरिंग, यानी कि जब पर्वतारोही जो होते हैं, जो क्या करते हैं, पर्वतों पर चढ़ते हैं ना, ट्रैक करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज करते हैं। तो अस्पतालों में हो गया और ऊंचाई वाले स्थानों पे या पर्वतारोहण में। ओके। इसके अलावा द कंबशन ऑफ फ्यूल्स, एग्जाम्पल हाइड्रोजन इन लिक्विड ऑक्सीजन प्रोवाइड्स ट्रेमेंडस थ्रस्ट इन रॉकेट्स। ठीक है। क्या होता है, द्रव ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जैसे, द्रव ऑक्सीजन यानी कि लिक्विड के रूप में ऑक्सीजन ले रहे हैं, यानी गैस के रूप में ना होकर के वो द्रव अवस्था में है। तो जैसे ईंधन का दहन करने में, रॉकेटों को ऊपर उठाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए, तो ये डाई ऑक्सीजन के यूजेस हो गए। इसके बाद नया टॉपिक है ओजोन। ओजोन यानी कि O3। ओजोन लेयर के बारे में आपने पढ़ा है, जो वायुमंडल, हमारे अर्थ के बाहर जितनी भी लेयर्स हैं उनमें एक ओजोन परत भी है, जो क्या करती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ठीक है। तो ओजोन इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या होता है, ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। इट इज टू रिएक्टिव टू रिमेन फॉर लॉन्ग इन द एटमोस्फेयर एट सी लेवल। ठीक है। तो ऑक्सीजन का किसी अन्य तत्व के साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो वो नहीं, बल्कि ये ऑक्सीजन का ही रूप है। इसमें तीनों परमाणु किसके हैं, ऑक्सीजन के ही है, O3। ओके। तो ये ऑक्सीजन का एक अपर रूप है और बहुत ज्यादा क्रियाशील है, होती है कि समुद्र तल की ऊंचाई पर यह लंबे समय तक वातावरण में नहीं रहती, क्योंकि ये जल्दी से क्या कर जाती है, रिएक्ट कर जाती है। ठीक है। at a higher height of about 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक की लगभग ऊंचाई पर यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल के ऑक्सीजन से बनती है। ठीक है। एट अ हाइट ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर, जो लगभग 20 किलोमीटर ऊंचाई पर क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति जहां पर है, वहां पर क्या होता है, जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है उससे ये बनती है, O3। दिस ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम एन एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है। फिर ये क्या करती है, ये ओजोन परत भूपृष्ठ को पराबैंगनी विकिरणों की अधिक मात्रा से बचाती है। चलिए, तो क्या क्या हो गया, एक तो ऑक्सीजन का अपर रूप है, और इतनी क्रियाशील होती है कि समुद्र तल की ऊंचाई पर यह लंबे समय तक नहीं रहती है, रिएक्ट कर जाती है यानी। ठीक है। और लगभग 20 किलोमीटर ऊपर
यानी पृथ्वी से, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय जो ऑक्सीजन है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन यानी हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है, ठीक है, उससे बनती है, O2 से बनती है। और यह यानी कि O3 की जो लेयर है, यह यूवी किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ओके, तो ये हो गया आपका O3 के बारे में। अब आने वाले सेशन में विरेचन देखेंगे, कैसे कैसे बन रही है O3, और गुण, प्रॉपर्टीज, और लास्ट में आपको क्या देखेंगे, वही उपयोग। ओके, तो बच्चों आज के सेशन में हमने डाई ऑक्सीजन के गुणों की बात की, उसके उपयोग देखे, साथ ही एक और ऑक्सीजन से बना हुआ जो ऑक्सीजन का ही अपर रूप है वो क्या है, O3 यानी ओजोन की बात की। तो होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आने वाले सेशन में ओजोन के विरेचन की विधियां, उसके गुणों की बात करेंगे, उसके उपयोगों को समझेंगे। ओके, और तब तक आपको अपनी अच्छे से पढ़ाई करती रहनी है, और कोई क्वेश्चन होगा, डाउट होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।